क्वेश्चन ये है कि पार्ट 1 में दो आइडेंटिकल स्मूथ स्फेयर्स एक स्फेरिकल कप के अंदर में इक्विलिब्रियम में है। दोनों स्फेयर का रेडियस r के इक्वल है और स्फेरिकल कप का रेडियस 3r के इक्वल है। तो हमें स्फेयर और कप के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है और दोनों स्फेयर के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। और पार्ट 2 में ये तीनों स्फेयर आइडेंटिकल हैं और स्मूथ है, तो हमें तीनों स्फेयर के इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पर। तो ये दोनों आइडेंटिकल स्मूथ स्फेयर्स हैं और ये कप है। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी भी एक स्फेयर पर नेट फोर्स 0 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्फेयर का मास स्मॉल m के इक्वल है। तो इस पर जो फोर्सेस हैं, तो सबसे पहले दोनों डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, स्फेयर और कप इस पॉइंट पर दोनों कांटेक्ट में है, तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा उसी के अलॉन्ग कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो नॉर्मल होगा वो स्फेयर और कप दोनों के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है। ठीक है, दोनों इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो दोनों सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर स्फेरिकल कप और ये स्फेयर दोनों कांटेक्ट में है, तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो दोनों के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज सेंटर O ऑफ द स्फेरिकल कप। ठीक है, and this is the center of one sphere and this is the center of other sphere। ठीक है, तो इस पॉइंट पर स्फेयर और कप के बीच में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है मान लेते हैं वो N1 के इक्वल है। ठीक है, अगेन ये दोनों स्फेयर भी कांटेक्ट में है और इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट फोर्स है मान लेते हैं वो N2 के इक्वल है। तो ये स्फेयर इस पर इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स N2 अप्लाई कर रहा है एंड दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, दोनों स्फेयर के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, सो N2 इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो इस स्फेयर पर N1, N2 और Mg ये तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और ये जो स्फेयर है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पर Mg वर्टिकल है, N2 हॉरिजॉन्टल है, तो हम क्या करते हैं कि N1 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल है ऐसे, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट स्फीयर का सेंटर है, दोनों डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट कर रहा है और इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N2 एक्ट कर रहा है और N1 का जो अपवर्ड कंपोनेंट है वो N1 cos थीटा है और N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ N1 sin थीटा है। ठीक है, sphere is in equilibrium, so we have N1 sin theta equal to N2 and N1 cos theta equal to mg. So we have N1 sin theta equal to N2 and
N1 cos थीटा इक्वल टू mg। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू N2 बाई mg। ठीक है, तो यहां पर हमें N1 और N2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी हैव N1 बाई N2 इज इक्वल टू, तो N1 की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं, N1 विल बी mg बाई cos थीटा divided by N2, and N2 is mg tan theta। So this implies that N1 by N2 is equal to mg cancel, हो जाएगा 1 by sin थीटा। ठीक है, तो अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर दोनों स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है और कप का रेडियस 3r के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों स्फीयर का जो सेंटर है उसको ज्वाइन कर देते हैं और साथ में कप का जो सेंटर है उसको भी दोनों स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्फीयर का रेडियस r के इक्वल है, तो ये r है और ये भी r के इक्वल है। अगेन कप का रेडियस 3r के इक्वल है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो 3r के इक्वल है। तो यहां से लेकर यहां तक इसको मान लेते हैं सेंटर C1 और इसको मान लेते हैं सेंटर C2। ठीक है, इसलिए O से C1 या O से C2 दोनों 2r के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक 3r है, तो हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल OC1C2 इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये साइड भी 2r के इक्वल है, ये साइड भी 2r के इक्वल है और ये साइड भी 2r के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, सो पुटिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इंप्लाई दैट N1 बाई N2 इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 में ये तीनों स्फीयर अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो हमें थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थीटा को डिक्रीज करने से क्या होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस स्फीयर पर जो फोर्सेस हैं वो डाउन डायरेक्शन में mg है, इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स मान लेते हैं F के इक्वल है, तो ये स्फीयर इस पर इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई करेगा और अगेन इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स N है, तो ये स्फीयर इस पर इस तरफ N फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है इस स्फीयर को ढकेल रहा है, तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज करने से क्या होगा कि mg का जो कंपोनेंट है mg साइन थीटा वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और f और n का जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, तो वो कंपोनेंट क्या करेगा कि इन दोनों स्फीयर को पुल करना चाहेगा। ठीक है, इन दोनों स्फीयर को सेपरेट करना चाहेगा और जो mg साइन थीटा है वो इन दोनों स्फीयर को नजदीक लेके आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज करने से क्या होगा कि ये स्फीयर इस पर जो N फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका जो कंपोनेंट है अप द प्लेन वो ज्यादा हो जाएगा और दोनों स्फीयर सेपरेट कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इन दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नीचे वाले किसी भी एक स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके ये अप्लाई करेंगे कि इस स्फीयर पर जो नेट फोर्स है अलोंग द इंक्लाइंड वो 0 है।
ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर C1 ऊपर वाले स्फीयर का है, ये सेंटर C2 नीचे वाले, और ये सेंटर C3 भी नीचे वाले स्फीयर का है, ठीक है। दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल। अब इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसका मास मान लेते हैं m के इक्वल है, तो इसका वेट दोनों डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, और इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स मान लेते हैं n है। तो एक n इस तरफ एक्ट कर रहा है, और इन दोनों के बीच भी कॉन्टैक्ट फोर्स n होगा, तो दूसरा n इस तरफ से एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों n का जो अपवर्ड कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सो वी हैव 2n cos 30 इक्वल टू mg, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू mg बाई √3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये इंक्लाइंड है ऐसे, और ये जो एंगल है वो थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्फीयर पर जो फोर्सेस हैं, तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों स्फीयर के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स मान लेते हैं F के इक्वल है। तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ F एक्ट कर रहा है। अगेन इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स N के इक्वल है। तो इसी लाइन के अलोंग ऐसे अलोंग दिस लाइन इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स N भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस स्फीयर पर जो फोर्सेस हैं वो mg हैं, n है, f है, और जो इंक्लाइंड है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट पर इंक्लाइन पर जो नॉर्मल है वो मान लेते हैं इस लाइन के अलोंग है, एंड दिस इज इक्वल टू n डैश, ठीक है। n डैश इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड ऑन द स्फीयर, ठीक है। एंड n डैश इज नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अलोंग द इंक्लाइन इस स्फीयर पर सभी फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल जो भी फोर्सेस हैं उसको तो n डैश बैलेंस कर लेगा, फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइन नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो हमें सिर्फ पैरेलल टू द इंक्लाइन सभी फोर्सेस को बैलेंस करना है, बिकॉज इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग स्फीयर पर नेट फोर्स 0 है तो F1 का कंपोनेंट अप द इंक्लाइंड और mg और n का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि F का कंपोनेंट अप द इंक्लाइन और mg और n का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो F का कंपोनेंट अप द इंक्लाइन हो जाएगा F cos थीटा, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ n एंड mg डाउन द इंक्लाइन। तो mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन है
एम जी साइन थीटा प्लस एन का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, बिकॉज दिस टू आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस एंगल को यहां से लेकर यहां तक, इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। नाउ 60 डिग्री प्लस बीटा प्लस थीटा विल बी 180 डिग्री, ठीक है। सिक्सटी डिग्री प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और n का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा n cos बीटा, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है और n है, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो बीटा है, तो n का कंपोनेंट डाउन द प्लेन हो जाएगा n cos बीटा, n cos बीटा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थीटा जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर थीटा जब डिक्रीज होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इन दोनों स्फीयर के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम थीटा को डिक्रीज करेंगे तो दोनों स्फीयर सेपरेट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू स्फीयर्स विल बी जीरो, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इंक्रीज करेगा, और थीटा की मिनिमम वैल्यू पर दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम यही अप्लाई करेंगे कि फॉर थीटा इक्वल टू थीटा मिनिमम वी हैव एफ इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एफ की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और वहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो थीटा होगा वही थीटा मिनिमम होगा, ठीक है। तो हो जाएगा so this implies that 0 equal to mg sin theta प्लस n की वैल्यू यहां से पुट करते हैं mg बाई रूट 3 and beta is equal to 180 minus 60 minus theta. So cos beta will be minus of cos 60 plus theta. ठीक है. So this implies that mg sin theta is equal to mg by root 3 cos 60 plus theta. ठीक है. mg cancel out and this implies that root 3 sin theta is equal to cos 60 plus theta. ठीक है. तो इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B. cos A cos B माइनस sin A sin B. ठीक है. इस टर्म को इधर लेके आते हैं. दिस इंप्लाई दैट 3/2 root 3 sin theta is equal to half
cos theta. Again 2 cancel out, and this implies that tan theta is equal to 1 by 3√3. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया. सो दिस इम्प्लाई दैट थीटा मिनिमम इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by 3√3. आंसर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि थीटा की मिनिमम वैल्यू के लिए इन दोनों स्फीयर के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो जस्ट 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.